Good afternoon, everyone. And as you know, that my name is Rajesh Gudia, and I am Assistant Professor of Mechanical Engineering Department of Silli Polytechnic. Today, I am going to teach you the concept of the total quality management and what are the factors for the total quality management. I will give you the lesson for the mechanical third year students, right? So, as you know कि हम लोग का जो पिछला जो क्लास में हम लोग कुछ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस लिए जरूरत होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम लोग देखे थे. बट आज उसका कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हम लोग का बच गया था, तो वो पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट? तो थोड़ा सा एक बार टोटल क्वालिटी फंक्शंस. सो टोटल क्वालिटी फंक्शन दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर. ओके. टोटल क्वालिटी फंक्शन का कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले पिछले दिन डिस्कशन किए थे. मेरा जो पिछला वाला जो क्लास का वीडियो है, जो ऑलरेडी YouTube में अपलोडेड कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, उसको अगर देखोगे ध्यान से और उसके बारे में जो भी नोट्स वगैरह है वो भी मैं दे दिया हूँ, राइट? वो थोड़ा सा पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा. तो जो कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है उसमें एक पॉइंट है जो बेसिकली 7 नंबर पॉइंट था, दैट इज वेंडर क्वालिटी कंट्रोल और वेंडर डेवलपमेंट. वेंडर क्वालिटी कंट्रोल एंड vendor development. Anybody having any ideas on this point? Anybody? कोई स्टूडेंट को कोई आइडिया है इस पॉइंट्स के बारे में? कोऑपरेट करो. कोई स्टूडेंट्स को कोई आइडिया? आंसर मी. किसी को आइडिया नहीं है? ओके. सो वेंडर क्वालिटी कंट्रोल एंड वेंडर डेवलपमेंट में क्या होता है कि मान के चलते कि कोई इंडस्ट्री में, जैसे मैं एग्जांपल दे दे, कोई भी एग्जांपल ले लेते कि मान के चलो लेथ मशीन प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है? लेथ मशीन प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है लेथ मशीन. तो लेथ मशीन तैयार करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेथ मशीन में पावर देने के लिए हम लोग को मोटर चाहिए, एक कन्वेयर बेल्ट चाहिए, एक कन्वेयर चेन चाहिए, टेल स्टॉक चाहिए, चाप चाहिए, दैट इज असेंबल पार्ट ऑफ द लेथ मशीन, राइट? उसके बाद लेथ मशीन लीड स्क्रू चाहिए, राइट? हैंडल चाहिए, जिस हैंडल को हम लोग रोटेशन करके हम लोग टूल का मूवमेंट कर सकते हैं या टूल पोस्ट का मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं. तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं असेंबल पार्ट्स का जरूरत पड़ता है. अब मान के चलते कोई कंपनी वो क्या करता है, वेरियस जगह से वेरियस जो असेंबली पार्ट्स है वो खरीदता है और अपना कंपनी में वो असेंबल पार्ट्स को असेंबल करता है. जो पार्ट्स असेंबली के लिए आया है वो सारे पार्ट्स को असेंबल करता है, एक लेथ मशीन प्रिपेयर करता है और वो लेथ मशीन में अपना कंपनी का लेबलिंग कर देता है. जब अपना कंपनी का लेबलिंग करता है उसके बाद वो जब मार्केट में छोड़ता है तो कस्टमर सोचता है कि ये जो लेथ मशीन है ये रत्नाकर एंटरप्राइज का है, ये जो लेथ मशीन है ये शिवा साइंटिफिक का है, ये जैज साइंटिफिक स्टोर्स का है. लेकिन एक्चुअली वो नहीं है. एक्चुअली क्या है कि वो लेथ मशीन बस असेंबल कर रहा है, वो लेथ मशीन का सारा पार्ट्स प्रिपेयर नहीं कर रहा, राइट? तो वो जो कंपनी मान के चलते हैं, जो कंपनी एक्स जो बेसिकली लेथ मशीन को असेंबल कर रहा है या असेंबल करने का काम कर रहा है और मार्केट में अपना कंपनी का लेवल एक्स देकर मार्केट में छोड़ रहा है, तो ये कंपनी बाकी जितना कंपनी से लीड स्क्रू उठा रहा है या मोटर उठा रहा है, कन्वेयर बेल्ट उठा रहा है या चाप उठा रहा है, टूल पोस्ट उठा रहा है, ठीक है, रोटेशनल हैंडल उठा रहा है, तो ये जो सारा पॉइंट जो जितना भी असेंबल पार्ट्स ये जो सब कोई दूसरा कंपनी से वो ले रहा है, ये जो दूसरा कंपनी से ले रहा है उसको हम लोग क्या कंपनी बोलते हैं? वेंडर. Am I clear everyone? Am I clear? Students? Yes sir. बाकी स्टूडेंट समझ में आया? बाकी स्टूडेंट समझ में आया? सर एक बार और. ये जो मेरा कंपनी एक से, ये कंपनी एक सिर्फ लेथ मशीन को असेंबल करने का काम करता है
और वो लेथ मशीन असेंबल करने के लिए जो भी एग्जांपल पार्ट्स चाहिए, लीड स्क्रू चाहिए, टूल पोस्ट चाहिए, रोटेशनल हैंडल चाहिए, चाप चाहिए, कन्वेयर बेल्ट चाहिए, मोटर चाहिए, एंड जो वेरियस जो असेंबल पार्ट जरूरत पड़ता है वो कोई ना कोई दो या तीन कंपनी से वो लेता है, खरीदता है, खरीद के अपना कंपनी में असेंबल करके उसको लेवलिंग करके मार्केट में छोड़कर कस्टमर सोचता है कि एक कंपनी का लेथ मशीन है, लेकिन बल्कि एक कंपनी का मशीन नहीं है, वो दूसरा कंपनी का होता है, लेकिन असेंबल सिर्फ एक कंपनी में तैयार किया जाता है। ये वेंडर का क्वालिटी कंट्रोल एंड वेंडर डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। दिस इज अ मेन फंक्शन ऑफ द टोटल क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये बहुत ही जरूरी है। इसीलिए क्योंकि अगर मान के चलते कि ये टूल पोस्ट जो वेंडर से ये टूल पोस्ट आ रहा है एक कंपनी के लिए, ये टूल पोस्ट में अगर कुछ भी खराब होता है तो ये एक कंपनी का बदनाम होगा कस्टमर के सामने। ये सुनो, ये सुनो। यस सर। बाबू देखो, जो लोग क्लास कर रहे हो कोऑपरेट करो, ऐसे चुपचाप बैठे रहने से मैं बेटर होगा, मैं भी बोलता जाऊंगा तुम लोग नहीं समझोगे। देयर शुड बी द ब्रिज, टीचर के साथ स्टूडेंट्स का एक ब्रिज तैयार करना जरूरी है। थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट कितना अच्छा कोऑपरेट करता है क्लास में, तुम लोग अगर नहीं कोऑपरेट करोगे तो बहुत दिक्कत है। एक दो स्टूडेंट नहीं, बाकी सब लोगों को कोऑपरेशन चाहिए, राइट। तो अगर मान के चलते टूल पोस्ट अगर वो वेंडर कंपनी खराब प्रिपेयर किया और वो टूल पोस्ट जाके एक कंपनी में आया और वो टूल पोस्ट क्या कर रहा है, वो टूल पोस्ट लेथ मशीन में इंस्टॉल होने के बाद, खराब वाला टूल पोस्ट लेथ मशीन में इंस्टॉल होने के बाद वो लेथ मशीन जब मार्केट में गया, मार्केट में जब जो कस्टमर है वो कस्टमर लेथ मशीन खरीदा और अपने काम पे के लिए जब यूज करने गया तो टूल पोस्ट में टूल लगाया, टूल को अटैच किया और कोई भी कारण से वो टूल पोस्ट टूट गया, क्योंकि वो टूल पोस्ट पहले से ही खराब था, वो टूल पोस्ट पहले से ही खराब था। तो इसीलिए वेंडर को हमेशा, वेंडर का जो क्वालिटी, वेंडर से जो सामान आ रहा है, जो इनकमिंग मटेरियल है हम लोगों के कंपनी के पास जो आ रहा है, वो सामान का क्वालिटी हमेशा जज करना चाहिए। अगर वो क्वालिटी हम लोग जज नहीं करेंगे तो वेंडर तो पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, वेंडर को चाहिए पैसा। वेंडर कोई भी सामान अगर कंपनी के दे देगा, वेंडर को पैसा आ जाएगा, क्योंकि वेंडर जानता है तो मैं तो एक तो सामान तो मैं बेचता नहीं हूँ, मैक्सिमम 1 लाख से 2 लाख या टन में सामान प्रोवाइड करता हूँ, टन में सामान को सेल्स करता हूँ एक कंपनी को। अब अगर एक उस टन सामान में अगर 500 केजी अगर सामान मेरा खराब भी दे देते तो एक कंपनी को पता भी नहीं चलेगा, वो मेरे पास मुझको पैसा देगा, मेरा प्रॉफिट मेरा हो जाएगा, मेरा कंपनी का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा कस्टमर के पास। लेकिन जिसका आएगा वो एक्स कंपनी का आएगा, तो एक्स कंपनी का मेन मोटो होगा कि वेंडर का जो सामान आता है वेंडर से, वो सामान का क्वालिटी कंट्रोल करना और उसके साथ साथ वेंडर को डेवलपमेंट करना। वेंडर डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलते एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि टाटा का ओरिजिनल जो सोर्स ऑफ टाटा है वो है मेरे जमशेदपुर में, लेकिन इसका वेरियस डीलरशिप, वेरियस सर्विस सेंटर पूरा झारखंड, पूरा इंडिया में छाया हुआ है कि नहीं। वेरियस जगह में, धनबाद में बोलो, बोकारो में बोलो, पालामू में बोलो, लोहरदगा में बोलो, रांची में बोलो, धनबाद का कोल माइनिंग एरियाज में बोलो, कहीं पे भी बोलो, वेरियस जगह में डीलरशिप और सर्विस सेंटर छाया हुआ है। देखे हो कि नहीं देखे, देखे हो कि नहीं देखे? बहुत सारा छाया हुआ है, राइट। तो इतना वो उसका डीलर है, ऑथराइज्ड डीलरशिप एंड ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, ठीक है। मैं वेंडर, वो लोग वेंडर नहीं, वो लोग टाटा को कोई सामान देता नहीं। टाटा में जो सामान आता है दे आर द एंसिलरीज कंपनी, टाटा को जो सामान प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं दे आर द एंसिलरीज कंपनी। और एंसिलरीज कंपनीज को आदित्यपुर बेल्ट में बहुत सारा कंपनी रहता है जो एंसिलरीज कंपनी है, जहां से टाटा का अपना सामान होता है। कहीं पे एक्सेल उठा रहा है, कहीं से नट बोल्ट उठा रहा है, कहीं से सस्पेंशन सिस्टम उठा रहा है, कहीं से बियरिंग उठा रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर जो एंसिलरीज कंपनी। मैं यहाँ पे एग्जांपल, दे आर द वेंडर कंपनी, जो एंसिलरीज कंपनी का बात कर रहा हूँ, दे आर द वेंडर कंपनी। बट यहाँ पे क्या होता है, जो भी डीलरशिप या जो भी सर्विस सेंटर है, अगर टाटा ये डीलरशिप और ये सर्विस सेंटर को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता, प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर सॉफ्टवेयर अगर मेंटेन नहीं करेगा इन लोगों के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा डीलरशिप या सर्विस सेंटर को, तो डीलरशिप एंड सर्विस सेंटर जितना प्रॉफिट, क्योंकि डीलरशिप और सर्विस सेंटर कैसे मिलता है, वो टाटा को सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा दिया है,
इसीलिए उसको टाटा से डीलरशिप एंड सर्विस सेंटर मिला है, राइट। तो ये पैसा में ये ऑब्वियसली चाहेगा ये पैसे से ज्यादा पैसा कमाए, राइट, प्रॉफिट करेगा। तो टाटा अगर इसको ट्रेनिंग नहीं देगा, इसका डेवलपमेंट नहीं करेगा, कैसे सेल्स किया जाता है नहीं समझाएगा, मार्केटिंग कहाँ का मार्केट एरिया है, कहाँ का गाड़ी का मार्केट एरिया है, कहाँ का हेवी कमर्शियल व्हीकल का मार्केट एरिया है, कहाँ का पर्सनल कमर्शियल व्हीकल का मार्केट एरिया है, वो अगर टाटा उसको नहीं समझाएगा, डीलर का आदमी लोगों को या वेंडर सर्विस सेंटर का आदमी लोगों को, कोई सामान अगर खराब हो जाता है तो उसको कौन सा सामान रिप्लेस करना चाहिए, कौन सा सामान वारंटी में है, कौन सा सामान गारंटी में है, ये सारा चीज अगर टाटा का कंपनी का आदमी लोग अगर डीलरशिप एंड सर्विस सेंटर का आदमी को नहीं समझाएगा, तो बेसिकली डीलरशिप एंड सर्विस सेंटर लॉस में जाएगा। और ये अगर लॉस में जाएगा तो ये कस्टमर को क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट देगा शुरू करेगा। ये अगर लॉस में जाएगा, ये लॉस में जाएगा, ये कस्टमर को टाटा के बारे में नेगेटिव इंपैक्ट देगा, जिसकी वजह से टाटा का क्या होगा, टाटा का जो रेपुटेशन है, टाटा का जो ब्रांड वैल्यू है, वो ब्रांड वैल्यू लॉस होता जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, प्रॉपर डेवलपमेंट ट्रेनिंग देता है डीलरशिप या सर्विस सेंटर का आदमी लोग को। कोई भी अगर लड़का अगर कोई डीलरशिप में या सर्विस सेंटर में अभी काम करता होगा तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा। कोई अगर काम करते हो क्या, कोई यह काम किए हो क्या डीलरशिप या सर्विस सेंटर में? बहुत सारा लड़का करता है, ठीक है, तो वो लोगों को पता होगा। तो इसी तरीके से ये एक कंपनी को जो वेंडर से अपना सामान उठा रहा है, वो वेंडर का सामान के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, और वो वेंडर का वर्किंग प्रोसेस के ऊपर डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर वो डेवलपमेंट नहीं करेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देगा, प्रॉपर वे नहीं बताएगा, प्रॉपर वे नहीं समझाएगा, तो बेसिकली कंपनी का खुद का लॉस है, ना कि वेंडर कंपनी का लॉस है। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया ये वाला चीज? यस सर। थोड़ा जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं देता। यस सर। यस सर। तुरंत अनम्यूट करोगे, तुरंत बोलोगे, तुरंत चुप करोगे। Okay, so next point is inspection and testing during manufacture. Inspection and testing during manufacture. इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, ये और एक फंक्शन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। क्या बोलता है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग? मतलब बेसिकली जब मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो प्रोडक्ट का टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन करना जरूरी है। इंस्पेक्शन मींस एंड टेस्टिंग मींस वेरियस टाइप का होता है। टेस्टिंग मींस उसके ऊपर हम लोग ग्रेनुल हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं, हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग इंपैक्ट टेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर में हम लोग टॉर्शन टेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर एनडीटी टेस्ट कर सकते हैं। तो वो है मेरा टेस्ट, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो प्रोडक्ट के ऊपर वेरियस टेस्ट करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कितना इंपैक्ट लोड अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन में कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदो, उसके ऊपर एक वैल्यू दिया हुआ रहता है। जैसे कोई मोटर खरीदो तो उसको कितना हाई वोल्टेज में चल सकता है, कितना उसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है, कितना उसके अंदर मैक्सिमम रोटेशनल फोर्स से मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर सकता है, वो सारा चीज लिखा हुआ रहता है, राइट। तो वैसे ही वो चीज कहां से कंपनी को पता चलता है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली उसके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट करके उसके बाद उसको पता चलता है कि ये इसका लिमिटेशन वैल्यू है, ये इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू। ठीक उसी तरीके से मैन्युफैक्चर मैकेनिकल प्रोडक्ट में, कोई भी मैकेनिकल प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो आज के दिन में, वो प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होने के टाइम पे उसके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग करने का जरूरत पड़ता है। अगर टेस्टिंग करेंगे तभी पता चलेगा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है, उसके अंदर कितना क्वालिफाइड है वो प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए। और इंस्पेक्शन है, अगर प्रोडक्ट का डायमेंशन एंड डिजाइन में अगर कोई भी फर्क आता है, डायमेंशन एंड डिजाइन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो डायमेंशन एंड डिजाइन को चेक करने के लिए, वो डायमेंशन एंड डिजाइन या टॉलरेंस वैल्यू को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर, लाइक माइक्रोमीटर, लाइक आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल माइक्रोमीटर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर हम लोग यूज करते हैं, ताकि प्रोडक्ट का डिजाइन एंड डायमेंशन को हम लोग इंस्पेक्ट कर सके, चेक कर सके, और टेस्टिंग करने के लिए वेरियस प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं, ताकि
वो प्रोडक्ट का क्वालिटी बरकरार रहे और मेरा जो कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, मार्केट में जो कस्टमर के पास जो ब्रांड वैल्यू है, वो ब्रांड वैल्यू हमेशा सही रहे। So this is the meaning of the inspection and testing during manufacture, right? Next point is interaction with service engineer. Interaction with service engineer. Interaction with service engineer. Service engineer. So interaction with service engineering क्या है? Okay. इंटरेक्शन विद सर्विस इंजीनियरिंग क्या है कि हमेशा जो भी मेरा प्रोडक्ट मैनेजर होता है कोई भी कंपनी में, मैंने बार बार बताया था उनके R&D सेक्शन होता है, प्रोडक्शन सेक्शन होता है, मार्केटिंग सेक्शन, सेल्स मार्केटिंग सेक्शन होता है, सर्विस डिपार्टमेंट होता है। सर्विस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है, मान के चलते कि कोई भी व्हीकल, महिंद्रा का एक हेवी कमर्शियल व्हीकल मार्केट में लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो मार्केट में मोटा मोटी 1 साल 1.5 साल कस्टमर के पास उसको बेचा गया है, 1-1.5 साल से कस्टमर लोग बहुत खरीदा उसका गाड़ी को, लेकिन कस्टमर खरीदने के बाद क्या करेगा? उसको तो बैठा के नहीं रखेगा, कस्टमर क्या करेगा? उसको यूज करना शुरू करेगा। कस्टमर उसको कैसे यूज करेगा? कस्टमर उसको वेरियस टाइप से एप्लीकेशन में भेजेगा। अगर एक डंपर खरीदेगा तो डंपर में वो सामान लोड करके दूसरा जगह में भेजेगा, कोलियरी में भेजेगा, माइंस में वेरियस टाइप्स ऑफ माइंस पे भेजेगा, वेरियस टाइप्स ऑफ पहाड़ी में भेजेगा वो डंपर को लेकर। अगर मान लो ट्रक खरीदा है कोई, हॉलेज, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में हॉलेज बोलते हैं, ट्रक खरीदा है या हॉलेज खरीदा है, उसको क्या किसी भेजेगा? ट्रांसपोर्टेशन के काम पे यूज करेगा। तो जब भी वो गाड़ी कहीं ना कोई एप्लीकेशन में काम करना शुरू करेगा तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर वेरियस प्रॉब्लम आ सकता है, टायर प्रेशर कंटिन्यू कभी-कभी मतलब बहुत जल्दी घट जा रहा है, या तो जो मेरा एक्सेल है वो एक्सेल सही ढंग से लोड कैरी नहीं कर पा रहा है, चेसिस जो है चेसिस में क्रैक आ गया है, इंजन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा ऑयल कंजम्पशन हो रहा है, मोबिल बहुत ज्यादा खा रहा है, जो मेरा डिफरेंशियल है, ज्यादातर ट्रक वाला ड्राइवर लोकल लैंग्वेज में उसको हम लोग हंडी बोलते हैं, वो डिफरेंशियल जो है वो डिफरेंशियल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड में गाड़ी ज्यादा लोड लेके उठ नहीं पा रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये प्रॉब्लम जब भी होता है, कस्टमर जब गाड़ी में प्रॉब्लम फील करता है, एक्चुअली कस्टमर तो प्रॉब्लम फील नहीं करता, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो प्रॉब्लम फील करता है। तो जब ड्राइवर प्रॉब्लम फील करता है वो कस्टमर को बताता है, और कस्टमर क्या करता है? वो तुरंत अपना कंपनी वाले को बोल देता है कि भैया मेरा गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, आप आके भाई सॉल्व कर दो। तो उस टाइम क्या काम होता है? उसका ये सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है, सर्विस इंजीनियर का काम होता है, जाओ भाई जहां पे मेरा गाड़ी खड़ा होकर पड़ा हुआ है वहां पे जाके गाड़ी को देखो कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट के पास हर लमसम अगर 180% गाड़ी जो प्रोडक्ट अगर बेचा गया है तो 80% में 30% प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ तो जो प्रॉब्लम अराइज हुआ वो सारा प्रॉब्लम का रिपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट के पास रहता है, सर्विस इंजीनियर के पास रहता है। दे हैव अ नॉलेज कि मेरा जो प्रोडक्ट मेरा कंपनी जो लॉन्च कर रहा है, मेरा जो प्रोडक्ट मेरा कंपनी प्रिपेयर कर रहा है, वो प्रोडक्ट में कहां मेरा प्रॉब्लम आ रहा है आज के दिन में, नाउअडेज व्हाट आर द प्रॉब्लम, नाउअडेज क्या किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, और कस्टमर को कैसे फेस करना पड़ रहा है, और कस्टमर को सर्विस डिपार्टमेंट कैसे फेस कर रहा है, ये सारा चीज के बारे में जो भी रिपोर्ट वगैरह होता है वो सर्विस डिपार्टमेंट के पास रहता है। इसीलिए इंटरेक्शन विद सर्विस इंजीनियरिंग, अगर मैं इंटरेक्शन नहीं करूंगा, अगर मैं कंपनी का हायर मैनेजमेंट हुआ और अगर मैं इंटरेक्शन नहीं करूंगा सर्विस डिपार्टमेंट के साथ, तो माय कंपनी विल गो टू द बिग बुलशिट in between 5 to 10 years। 5 से 10 साल के अंदर मेरा कंपनी पानी में चल जाएगा अगर मैं अपना लोअर डिवीजन एम्प्लॉय के साथ या सर्विस डिपार्टमेंट के साथ अगर मैं काम इंटरेक्शन नहीं करूंगा। इस सर्विस डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन करूंगा, अगर मुझे मार्केट में बचे रहना है, मार्केट में अगर मुझे बचना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, दूसरा कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ अगर मुझे सर्वाइव करना है, तो हमको क्या करना है? हमको अपना जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉइज है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर्स है, उसके साथ हमको इंट्रोडक्शन करना पड़े। भले वो लोग बहुत ही जूनियर इंजीनियर है, लेकिन दे आर वर्किंग इन द फील्ड, they have a knowledge about the problem from the प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स पता है। तो मैं कंपनी का हायर मैनेजमेंट होकर मुझे हमेशा कंपनी का जो भी प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहा है, इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर के रिस्पेक्ट में, वो सारा चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इंटरेक्शन विद द सर्विस इंजीनियरिंग इज वेरी मच। Am I clear everyone? Am I clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सर Yes, sir. Okay, next point is training of staff and customers. Training of staff and customers. ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर्स, इसका मतलब कौन बोलेगा? कोई मुझे बताओ, जितना भी पता है, जितना भी पता है वही बताओ कि इसको अगर तुम लोगों को ये पॉइंट देंगे कि ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर्स, तो तुम लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे? एनीवन? आशीष, एक्सप्लेन इट। ओके, शुभजीत एक्सप्लेन करो सर शुभजीत। ट्रेनिंग मतलब कोई भी चीज कंपनी को, उसको मतलब नया स्टाफ है वो आया, उसको पता नहीं कैसे काम करना है, उसको ट्रेनिंग देना है पहले, तब ना वो काम करेगा उस कुछ भी प्रोडक्ट हो या कुछ भी। ओके, आशीष कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहोगे? हाँ सर, जो कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है, मतलब वो जिस प्रोडक्ट के बारे में वो निकाला है, उसका मतलब वो कैसा मतलब काम करता है या फिर उसका सर्विस कैसा होता है, उस बारे में मतलब जानकारी देना। और थैंक यू। ओके, शुभजीत एंड आशीष, बोथ यू आर राइट। शुभजीत बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बोला और तुमने बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ कस्टमर्स बोला। थैंक यू। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स एंड कस्टमर्स मतलब क्या है कि पहला बात है ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, कोई भी जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग एक ही है। तुम लोग जब कोई कंपनी में जाओगे एज ए फ्रेशर्स बन के जाओ, अब तुम लोग को अगर कोई कंपनी का में अगर बहुत बढ़िया से प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहा है, वही प्रोडक्ट अगर तुरंत, ध्यान देना, वही प्रोडक्ट अगर तुरंत तुमको बनाने बोलेगा तो तुम तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुमको मशीन का वर्क पता है, थियोरेटिकली पता है, सर लोगों ने सिखाया है, कॉलेज में सीएनसी चलाना सिखाया है, सीएनसी दिखाया है, लेकिन हमको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोडक्ट प्रिपेयर करने का जो एक्सपीरियंस या नॉलेज वो मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए कंपनी क्या करता है? स्टाफ को ट्रेनिंग करता है कि आप जब जो भी प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, पहले उसके बारे में ट्रेनिंग लो, पहले उसके बारे में उसका डिजाइन स्पेसिफिकेशन जानो, पहले उसका डायमेंशंस जानो, कितना टॉलरेंस आप दे सकते हो वो पहले जानो, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होना चाहिए वो पहले जानो, मटेरियल को, रॉ मटेरियल को कैसे आप मशीन में होल्ड करोगे पहले वो जानो, कौन सा टूल यूज करोगे पहले वो जानो। तो ट्रेनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द स्टाफ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज अ कस्टमर को ट्रेनिंग किसकी जरूरत है? मान के चलते कि अगर हम लोग टीवी लाते हैं, ठीक है, घर में अगर कोई भी नया टीवी लाते हैं, तो हम लोग क्या टीवी खुद से इंस्टॉल करते हैं, या जहां से, जिस दुकान से या जो शॉप से या जो डीलरशिप से हम लोग टीवी खरीदते हैं, हम लोग वहां से कोई आदमी आके मेरा टीवी इंस्टॉल करते हैं? क्या होता है? खुद से इंस्टॉल करते हैं क्या? वहां से आता है सर? वहां से आता है? नहीं सर, आता कंपनी भेजता है। यस, ऑब्वियसली कंपनी भेजता है। तो कंपनी भेजता है, इसका मतलब क्या? कंपनी भेजता है, कंपनी बोल देता है ये है, ये ऐसे करके हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर कोई कस्टमर तो बोलता है हाँ भाई तुम कर दो, मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ, तुम कर दो, करके चल जाओ। कोई कस्टमर ऐसा भी होता है, कोई कस्टमर मेरे जैसा कस्टमर होता है जो बोलते हैं भैया ऐसे यहाँ पे क्यों लगाए, ये इस तरीके से क्यों लगाए, मतलब उसको बेसिकली पोक करते रहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मैं अगर उसको जानूंगा नहीं कि भाई कैसे आप फिट किए हो, कभी मुझे अगर टीवी को खोल के निकालने का जरूरत पड़ा, तो फिर मुझे वो आदमी को बुलाना पड़ेगा। इससे बेहतर मैं खुद ही पहले ट्रेंड हो जाऊं, फिर बाद में वो आदमी को बुलाऊंगा नहीं। तो इसीलिए कस्टमर्स को कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो आज के दिन में कोई भी अगर हम लोग का कॉलेज में, हम लोग का डिपार्टमेंट में अगर कोई भी हेवी मशीनरीज आता है, तो वो हेवी मशीनरीज को इंस्टॉल करने का प्रोसीड्यूर और वो हेवी मशीनरी में कैसे काम करना होता है, तो उसके लिए जिस कंपनी से हम लोग मशीन खरीदते हैं वो कंपनी का पर्सन आके पहले ट्रेनिंग देता है। क्यों ट्रेनिंग देता है? ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर मैं मान के चलो बिना कंपनी का परमिशन, में कंपनी का कोई पर्सन नहीं है, उसके सामने अगर मैं मशीन को यूटिलाइज करना शुरू किया और मशीन में अगर कोई भी हम लोग के वजह से कोई भी एरर आ गया, तो कंपनी विल नॉट टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी कि भाई मशीन रिटर्न कर देंगे, राइट। ये कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन में है। तो इसीलिए कंपनी पहले आदमी भेजता है, वो आदमी के सामने वो हम लोग मशीन को ओपन करते हैं या मशीन को निकालते हैं और मशीन में हम लोग काम देख लेते हैं, काम सीख लेते हैं, उसके बाद जाकर हम लोग मशीन को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। तो ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट, ओके। सो क्वालिटी ऑडिट मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑडिट? पुरंदर बताओगे? पुरंदर पांडे बताओगे? यस सर, क्वेश्चन क्वालिटी ऑडिट मतलब क्या है?
नहीं बता पाओगे? प्रभाकर क्लास में हो? प्रभाकर क्लास में हो? यस सर। बताओ प्रभाकर, क्वालिटी ऑडिट मतलब क्या? नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग क्वालिटी ऑडिट? ओके, सो बेसिकली क्वालिटी ऑडिट इज नथिंग, नॉट अ बिग थिंग। पूरा साल में जिस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को लॉन्च किए, देखो एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, जिसमें मेरा हर एक इंडस्ट्रीज का कितना एकदम, देखो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ये तुम लोग भी जानते होंगे। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर, कोई भी साल का 1 अप्रैल से लेकर दूसरा साल का 31 मार्च तक कितना मेरा पैसा का इनकमिंग हुआ, कितना मेरा पैसा का आउटगोइंग हुआ, किस किस वजह से मेरा आउटगोइंग हुआ, किस किस वजह से मेरा इनकमिंग हुआ, ये सारा चीज का हिसाब किताब जो देखता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ऑडिट, राइट? एकदम बेसिक में, ज्यादा कॉमर्स लैंग्वेज में हम लोग को जानना ही नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग को जानना है। क्वालिटी ऑडिट मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट को क्वालिटी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली उसका डिजाइन पैरामीटर में फोकस करते हैं, हम लोग उसका रॉ मटेरियल पैरामीटर में फोकस करते हैं, हम लोग उसके ऊपर वेरियस टेस्ट करते हैं, हम लोग उसके ऊपर इंस्पेक्शन करते हैं, राइट? उसके ऊपर वेरियस रूल्स प्रिपरेशन करते हैं कि किस रूल्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, ये प्रोसेस पैरामीटर के ऊपर प्रोडक्ट प्रिपेयर होना चाहिए, ये रूल्स को मेंटेन करके वो मशीन को सर्विस देना चाहिए, क्योंकि मशीन का भी सर्विसिंग बहुत जरूरी है। ये मशीन में ये फैकल्टी, आई मीन सॉरी, ये एम्प्लॉय काम किया, ये डिवीजन में कोई मैन्युफैक्चरिंग का डिवीजन में मिलिंग मशीन में इतना एम्प्लॉय इतना टाइम से लेकर इतना टाइम, इतना टाइम से लेकर इतना टाइम काम किया, मशीन में सर्विसिंग जो किया है, कौन एम्प्लॉय सर्विसिंग किया, या बाहर से अगर कोई कंपनी बुलाकर अगर सर्विसिंग किए तो वो सर्विसिंग का डेट क्या है, ये सारा चीज रिकॉर्डेड रहता है। कोई भी इंडस्ट्री में जब काम करने जाओगे, ये सारा चीज रिकॉर्ड रहता है। ये रिकॉर्ड के ऊपर जजमेंट करके देखना पड़ता है, ये जो सारा चीज पिछला साल हुआ था, उसी के बेस में इस साल में वो सारा चीज आगे बढ़ा है कि नहीं। मान लो अगर इसी साल में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च के लिए कोई क्वालिटी रूल्स बनाया गया है, वो क्वालिटी रूल्स, द क्वालिटी जो भी बनाया गया है, वो सही ढंग से पालन हुआ है कि नहीं, ये सारा चीज एक क्वालिटी ऑडिट में देखा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट का टॉलरेंस वैल्यू इतना हुआ है, कोई प्रोडक्ट का टॉलरेंस वैल्यू थोड़ा बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, उस बढ़ने की वजह से कौन सा एम्प्लॉय वो प्रोडक्ट में काम किया था, उसके वजह से बढ़ा है, ठीक है। ये सारा चीज को क्वालिटी ऑडिट में देखा जाता है। और अगर एक क्वालिटी ऑडिट होता है, एक सेकेंड, अगर एक क्वालिटी ऑडिट होता है, इसका मतलब उस कंपनी में वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, उस कंपनी में प्रोडक्ट का जो फ्यूचर, हमेशा एक प्रोडक्ट का फ्यूचर, जैसे हर एक स्टूडेंट का अपना करियर होता है, अपना फ्यूचर होता है, वैसे हर एक प्रोडक्ट का फ्यूचर होता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट का फ्यूचर कितना साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑडिट होने से, क्वालिटी ऑडिट को अगर फाइनेंशियल ऑडिट के साथ अगर मैचअप कर दिया जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्वालिटी ऑडिट की वजह से प्रॉफिट आ रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट के वजह से कंपनी और भी ज्यादा लॉन्ग रन चलेगा, और वो प्रॉफिट के वजह से, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी की वजह से जो कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, कंपनी का जो मार्केट में जो नाम है, जो मार्केट में उसका जो ख्याति है, जो फेमसिटी है, वो सारा चीज बरकरार रहेगा, और कितना साल तक लॉन्ग रन करेगा वो कंपनी को पता चलता है। और क्वालिटी ऑडिट के बाद और भी नेक्स्ट साल के लिए कितना टारगेट ले सकता है, वो कंपनी जस्टिफाई कर सकता है, वो कंपनी डिसाइड कर सकता है। और पिछला साल में क्वालिटी ऑडिट में अगर किसी को कोई गलती हुआ है, या कोई भी चीज को सुधारने के लिए अगर बोला गया था, वो चीज सुधारा गया है कि नहीं, वो भी क्वालिटी ऑडिट में पता चलता है। तो दिस आर द क्वालिटी ऑडिट, वेरियस रूल्स आर देयर, सो बट क्वालिटी ऑडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, एम आई क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट क्वालिटी ऑडिट, एम आई क्लियर? यस सर। बाकी Yes, sir, yes, sir. स्टूडेंट क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, शुभजीत, Yes, sir. शुभजीत मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजो ना। यस सर। शुभजीत स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ सर, भेज दिए। Okay. अभी भेजो, अभी एक बार भेजो, अभी एक बार भेजो। ओके सर, ओके ओके।
ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फेज टू अचीव टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, फेज टू अचीव total quality control, to achieve total quality control, what are the phases? Excellent. So what are the phase of the total quality control? First of all, comprehension. Second point is competence. Third one is correction. Fourth one is commitment. Fifth one is communication. And sixth one is continuance. So this 6C are the identically phase or identifiable phase to achieve the total quality control. ये जो मेरा 6 पॉइंट है, 6C है, राइट, ये 6C है आइडेंटिफाइड फेज टू अचीव द टोटल क्वालिटी कंट्रोल। मतलब ये 6 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग पहले बहुत सारा पॉइंट देखे, बहुत सारा लेंथी पॉइंट हम लोग समझ गए, लेकिन अभी अगर हम लोग उसको जॉट डाउन करेंगे तो जॉट डाउन करने के बाद ये 6 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके, ये 6C के ऊपर डिपेंड करके ये टोटल क्वालिटी कंट्रोल अचीव किया जा सकता है। उसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या है कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट को, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है, पहले हम लोग वो प्रोडक्ट को कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज मतलब मेरे पास अभी सामने 3 गो पेन है टेबल में, 2 गो स्पीकर है, 1 गो मार्कर डस्टर है, 2 गो मार्कर है, 1 गो मार्कर इंक है, बुक है, मास्क है, कीबोर्ड है, कैमरा है एंड माउस है, राइट। तो मैं पहले इसको कैटेगराइज करेंगे। 3 पेन एक साइड में, 2 मार्कर एक साइड में, माउस एक साइड में, कीबोर्ड अलग, स्पीकर अलग, कैटेगराइज कर दिए कि मेरा कंपनी में अगर 6 प्रोडक्ट कंटिन्यूएशन है, 6 प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है या 7 प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है, वो 7 प्रोडक्ट को मैं अलग अलग तरीके से क्या किए, कैटेगरी किए, मतलब डिवीजन कर दिए। अब उस 7 प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पिटेंस को हम लोग जज किए कि मेरा ये जो पेन है, ये पेन कंपनी है, मेरा कंपनी का नाम है सेलो कंपनी का मेरा पेन है, लेकिन मेरा कॉम्पिटेंट मार्केट कौन है? मेरा कॉम्पिटेंट मार्केट है कोई भी एक कंपनी का नाम बोलो, रोटीडो, फाइरो, वेरियस टाइप्स ऑफ पेन कंपनीज आते हैं, रोटीडो, फाइरो, रोटोमैक, राइट, पार्कर, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंस मार्केट इज देयर, बट मेरे पास जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है सेलो का प्रोडक्ट। मैं सेलो कंपनी हूँ, सेलो का प्रोडक्ट है ये, सेलो प्रोडक्ट का पेन का कॉम्पिटिशन मार्केट मैंने जज कर लिया। मार्कर का कैमलिन है, कैमलिन का मेरे पास सेलो का मार्कर है, लेकिन मेरे से कॉम्पिटिटेंट सबसे ज्यादा कौन है? कैमलिन का मार्कर, जो सबसे ज्यादा कस्टमर चॉइस करता है, तो मैंने इसका भी कॉम्पिटेंट एक बार जांच कर लिया हूँ। मेरे पास माउस है, माउस हम अपना एक कंपनी का खरीदा हो, दूसरा एक डेल का माउस मेरे पास है, दूसरा कंपनी का भी माउस है, वो माउस दूसरा कंपनी मेरे लिए कॉम्पिटेंट मार्केट है। तो हर एक अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग कॉम्पिटेंट हम लोग जज कर लिए, क्योंकि अगर मैं देखो एक सिंपल सा बात है, इट्स एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर मैं कस्टमर का ये मेरे कोई भी कंपनी, जब कंपनी अपने इंडस्ट्री प्रिपेयर करता है
जब अपना बिजनेस को बिल्डअप करने की कोशिश करता है तो हमेशा बिल्डअप करने के पहले कंपटीशन मार्केट को फोकस करना जरूरी है कि मेरा कंपटीटर कौन है। क्योंकि अगर मैं कभी भी मेरा प्रोडक्ट में कोई खामियां महसूस हुआ कस्टमर को, तो कंपटीटर मार्केट मुझको धुंच के निकल जाएगा, मतलब मुझको दबा के निकल जाएगा। तो मुझे हमेशा कंप्यूटर मार्केट की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर मार्केट का हालचाल क्या है, मेरा जो कंप्यूटर कंपनी है वो किस तरीके का नया प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि अगर उस तरीके का नया प्रोडक्ट अगर मैं नहीं बनाऊंगा या उससे अगर थोड़ा सा डिफरेंट करके थोड़ा नया प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट में नहीं छोड़ूंगा, तो मार्केट में कस्टमर बहुत भुलक्कड़ टाइप का होता है, वो कुछ दिन में दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देगा और मेरा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो कंपटीटिव मार्केट जो है वो कंपटीटिव केस में बिजनेस में हमेशा कंपटीटिव को ध्यान पे रखना, कॉम्पिटेंस को ध्यान पे रखना, रख के आगे बढ़ना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज करेक्शन। करेक्शन क्या है? अब हम लोग क्वालिटी जांच किस लिए करते हैं? ताकि अगर मेरा प्रोडक्ट में कोई गलती होता है वो गलत चीज को दूर करने के लिए, प्रोडक्ट में अगर कोई एरर आता है वो एरर चीज को दूर करने के लिए हम लोग ये करेक्शन करते हैं। तो अगर मेरे कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आता है, अगर हम लोग क्वालिटी जांच कंटिन्यूअस करेंगे, अगर इंस्पेक्ट कंटिन्यूअसली करेंगे, तो प्रोडक्ट में करेक्शन बहुत अच्छे से होगा। जब प्रोडक्ट में करेक्शन बहुत अच्छे से होगा, प्रोडक्ट में जब इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से होगा, तब प्रोडक्ट में अगर कोई भी रॉन्ग चीज हुआ है, प्रोडक्ट में कोई एरर आया है, प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्टर प्रोडक्ट हो गया है, कोई लूज प्रोडक्ट बन गया है, तो उसको हम लोग करेक्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से मेरा टोटल क्वालिटी कंट्रोल मेरा अचीवेबल होगा। Next is commitment. What I have committed to my customer. I am committed to my customer that I will give the best quality. अब अगर कोई competitive कंपनी अगर मेरे प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट अगर बना के कस्टमर के सामने पहुंचा देगा, तो मेरा कमिटमेंट क्या होगा? मेरा कमिटमेंट तो ब्रेक हो जाएगा। यस और नो? मेरा कमिटमेंट ब्रेक हो जाएगा। सो मैं जो कमिटमेंट किया हूं कस्टमर को, आई विल गिव यू द बेस्ट क्वालिटी, ये कमिटमेंट वाला जो पॉइंट है, तो मेरा कमिटमेंट अगर ब्रेक हो जाएगा, कस्टमर क्या करेगा? कंपटीटिव कंपनी से कंपटीटर, मार्केट से जाके कंपटीटर कंपनी के पास जाके कस्टमर सामान खरीदना शुरू करेगा, तो मेरा कमिटमेंट ब्रेक होगा, तो मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी भी टोटल क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, और मेरा प्रोडक्ट का जो मैंने लॉन्च किया हो, जिसकी वजह से मुझे फायदा आना था, प्रॉफिट आना था, वो मेरे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूएंस। कंटिन्यूएंस मतलब मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कंटिन्यूएशन कर रहा हूं। मैंने बनाया इस तरीके का पेन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बनाया इस तरीके का पेन, दूसरा कंपनी आया, दूसरा कंपनी ने क्या किया? दूसरा कंपनी ने किया सेम पेन बना दिया, लेकिन कलर थोड़ा डिफरेंट कर दिया। एकदम वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, दूसरा कंपनी ने क्या किया? ओके, so let's start the last point of today's topic, which is continuance. Continuance मतलब क्या है कि ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा था कि ये कंपनी का प्रोडक्ट, मेरा कंपनी का प्रोडक्ट ये था, ये थोड़ा सा लाइट था, लाइट कलर का था, इसका जो ढक्कन था ये ब्लू कलर में, लेकिन सेम अच्छा स्पीड में लिखता है, अच्छा इसका इंक है, और इसका जो टिप है, मतलब पेन का सामने वाला जो नीप है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इससे अगर आप लिखोगे तो ये बहुत अच्छे से स्मूथली चलता है। लेकिन दूसरा कंपनी ने क्या किया? दूसरा कंपनी एक ऐसा नया पेन लाया, दूसरा कंपनी ने ये वाला पेन लाया, ये क्या किया? इसमें कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ इसका कलर चेंज कर दिया। ये क्या किया? बटल ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का एक पेन बना दिया, कैप को भी सेम रखा, लेकिन कैप का कलर को भी सेम कलर में रख दिया है, कैप का कलर को। और उसके बाद क्या किया? सामने वाला में थोड़ा सा डिजाइन दिया। देखो सामने वाला में अगर देखने में लगेगा तो ये पेंसिल की तरफ लगता है, लेकिन हम लोगों का वाला प्रोडक्ट में क्या था? हम लोग वाला प्रोडक्ट अगर देखने में लग रहा है तो पेन टाइप का, तो ये वाला पेन है और ये वाला देखने में लगता है पेंसिल, लेकिन अल्टीमेटली काम करता है पेन का। और ये लोग क्या किया? इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर में ग्रीन के ऊपर लिख दिया पेन का कंपनी का नाम, जिसकी वजह से क्या हुआ? मेरा मार्केट दूसरा कंपनी ने खा लिया। तो हमने क्या किया? हमने और एक पेन यहाँ पे मंगवाया हो और एक पेन बनवाया। मैंने क्या किया? मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया। मैंने बोला कि ये पेन हम 3 रुपये में बेचते हैं,
ये वाला पेन हम 3 रुपया में बेचते हैं, हम ये वाला पेन कस्टमर के सामने हम ला दिए 4 रुपया। हमने बोले कि आप इसमें रिफिल आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको एक बार यूज एंड थ्रो, एक बार खरीदोगे एक बार गिराओगे, लेकिन आप यहाँ पे क्या करो 4 रुपया से पेन खरीदो, 3 रुपया वाला पेन के जैसे यूज करो। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ग्रिप है, जिसकी वजह से आप जब लिखोगे तब आपका उंगली में कोई प्रेशर नहीं आएगा। इसमें बहुत अच्छा सा कैप है, आपका इंक लीकेज नहीं करेगा। पीछे से आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट में जैसे आप रिफिल चेंज नहीं कर सकते, आप 1 रुपए का रिफिल चेंज करके आप सालों साल इस पेन से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मेरे प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट एक बनवा दिया। मेरा ये प्रोडक्ट था, दूसरा ये प्रोडक्ट था, मैंने क्या किया, कंटिन्यूअस किया। मैंने मतलब मेरा प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली मैं मॉडिफाई किया, मेरा प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली मैं डेवलप किया। अगर मैं प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं करूंगा, प्रोडक्ट डिजाइन में अगर मॉडिफाई नहीं करूंगा, प्रोडक्ट को अगर डेवलपमेंट नहीं करूंगा, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा धीरे धीरे कंप्यूटर मार्केट के साथ जो मेरा कंपटीशन वो खत्म तो हो ही जाएगा। कस्टमर मेरा सिर्फ यही प्रोडक्ट को याद रखेगा, और जो नया प्रोडक्ट जब खरीदने जाएगा, ये कस्टमर का नया जब रिक्वायरमेंट होगा, वो क्या करेगा, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट में जाएगा, ना कि मेरा ये कंपनी को बोलेगा। दुकान में जाके बोलेगा भैया ये कंपनी का पेन दीजिए, ना कि मेरा सेलो कंपनी का पेन दीजिए। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर। दिस इज द प्रॉब्लम कि हम लोगों को जो भी इंडस्ट्री पीपल होता है वो क्या करता है, उसको हमेशा अपना जो R&D सेक्शन होता है वो एक ही प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के बाद उसको कंटिन्यूअसली उसका ऊपर डेवलपमेंट करता है, कंटिन्यूअसली उसका ऊपर मॉडिफिकेशन करता रहता है, ताकि कंप्यूटर कस्टमर मार्केट का जो कस्टमर है उसके साथ ध्यान से आगे बढ़ सके और अच्छे से अपना कंपनी को लॉन्ग टर्म बिजनेस में दे सके। राइट, सो दिस इज द 6 P, व्हिच इज द कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पिटेंस, करेक्शन, कमिटमेंट, communication and continuous. So this is the basic concept of the total quality and management, and next class we will discuss what is the need for management of product quality. Product quality के लिए एक मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ता है। एक मैनेजमेंट देखोगे कोई भी इंडस्ट्री में हमेशा एक मैनेजमेंट हमेशा हाई स्टैंडर्ड हायर में रहता है। मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। लोअर में कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, बेसिकली लोअर से एम्प्लॉय होता है। मिडिल में एक मैनेजमेंट होता है, बट दैट मिडिल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व्ड विद द हायर मैनेजमेंट। हायर मैनेजमेंट का हर एक डिसीजन के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को एक प्रोडक्ट का क्वालिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। हायर मैनेजमेंट का प्रोसेस वाइज प्रोसेस डिसीजंस एंड डिस्कशंस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के वजह से हम लोग कोई प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वेरियस डिपार्टमेंट के साथ मैनेजमेंट का डिसीजंस के वजह से या डिस्कशन के वजह से प्रोडक्ट का लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्ट को हम लोग रन करवा सकते हैं। और एक कंपनी का मेन उद्देश्य, मूल जो मोटिव होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर मार्केट में बेच के किस तरीके से हम प्रॉफिट कमाए, भले उस प्रोडक्ट में हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट से लेकर उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट इनकमिंग तक, वो फुल्ली डिपेंड करता है एक हायर मैनेजमेंट के ऊपर एंड प्रोडक्ट प्रिपरेशन के ऊपर कि एम्प्लॉय मेरा किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। ओके, सो इफ यू have any doubt in this class regarding total quality management, what are the phase to achieve the total quality management, or what are the function of the total quality management, you can ask the question. Do you have any doubt, students? Do you have any doubt? Yes or no? पुरंदर, प्रवीण, मृत्युंजय, प्रदीप, शुभजीत, विजय, रंजीत, नो। अच्छा, क्या विशाल माथुर, नो। आशीष दास, नो। बाकी कोई No, स्टूडेंट? sir. Okay. Any more students? Suraj, Roshan, Sandeep, Rahul, No, sir. Prabhakar, कोई No, doubt? sir. Okay. So ये जो क्लास का वीडियो है ये मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा। ये क्लास को देखो, बात है ना, ये बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, देयर इज नो न्यूमेरिकल, बट ये तुम लोगों को खुद से लिखना होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में खुद से तुम लोगों को लिखना होगा। तो बेटर होगा जब मैं समझाता हूँ वो पॉइंट्स को जो मैं समझाता हूँ वो चीज में थोड़ा फोकस करना। बुकिश लैंग्वेज तो मैं नोट्स तो दे ही देता हूँ, ठीक है, लेकिन नोट्स तुम कितना रट्टा मारोगे। पावर इंजीनियरिंग है, एडवांस सब्जेक्ट है, उसके बाद मेट्रोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद पावर प्लांट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कितना तुमको याद रखना, इतना सारा फॉर्मूलाज के बाद इतना थ्योरी याद रख सकते हो क्या? इट्स वेरी इम्पॉसिबल, राइट? तो बेटर होगा समझ जाओ, पॉइंट वाइज पॉइंट समझ जाओ, लेकिन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम पे सिर्फ पॉइंट को याद रखना है और बाकी जो डिटेल्स में लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन देना होता है, वो अपना लैंग्वेज से लिख सको, ठीक है? तो अच्छे से उसको समझो, क्लास को देखो, क्लास वीडियो को बाद में देखो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. ओके।